बात वही में आज बात करते हैं पब्लिक प्रिंसेस डायना की। डायना एक अभिशप्त परी, अगर चांद से भी दूर है तब भी चाहिए, ओस से नाजुक है तब भी चाहिए, हवा से महीन है तब भी चाहिए और पानी से बारीक है तब भी, दरिया से बड़ा है तब भी चाहिए और छुअन के एहसास से छोटा है तब भी मुझे सुख चाहिए। मैं दरियाओं का पानी पीकर खत्म कर सकती हूं, पोरों से पहाड़ों को कंकर कर सकती हूं, तोड़ सकती हूं हर दीवार, लांघ सकती हूं हर मर्यादा, पी सकती हूं जहर और कूद सकती हूं उड़ते हवाई जहाज से, क्योंकि मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। हर जगह तलाशती रही वह जोगन, दीवानगी की हदों को हराते हुए, और आखिर में भी वह नहीं हारी, सुख की तलाश में ही जा रही थी। 31 अगस्त 1997 की उस रात पोंट डी अल्मा रोड टनल से अपनी S280 मर्सिडीज बेंज में, जिसके नंबर थे 688 LTV 75, और जो टकरा गई थी उसी सुरंग से, और लापीती सालपीती अस्पताल के सर्जन 36 वर्षीय राजकुमारी को बचाने की अपनी कोशिशों में हार गए थे। बाकी रह गई थी अगले दिन की अखबारों की पहली खबर, राजकुमारी डायना नहीं रही। 1 जुलाई 1961 को जब एडवर्ड अल स्पेंसर और फ्रांसिस विस्काउंटिस अल्थ्रोप के घर बेटी हुई, तो उसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी पर आधारित डायना रखा गया, जो एक देवी थी, जो कुंवारी कन्याओं की संरक्षिका और शिकार की देवी मानी जाती थी। जो भी उसकी निजता का हनन करता था, उसे वह मृत्यु दंड दे देती थी। कैसा संयोग है यह कि वह डायना की तरह किंवदंतियों और आख्यानों की देवी तो बन गई, लेकिन अपनी निजता और उसके सुख की तलाश में उसने खुद ही को खत्म किया। जिंदगी से लेकर आखिरी सफर तक लोगों ने उसकी निजता का हनन किया और उसने किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया। इसीलिए उसे जनता की राजकुमारी कहा जाता है। नियति ने उसे बहुत कुछ दिया था, हाथ ऐसे जो दुनिया में दान के सबसे बड़े हाथ कहलाए, पांव ऐसे जो हमेशा करुणा के लिए चले, मुस्कान ऐसी कि भीतर तक उतरे, आंख ऐसी कि छूकर गुजरे और हमेशा के लिए अंतस में उतर जाए, भव्यता ऐसी कि सौंदर्य की देवी को भी ईर्ष्या हो जाए और वह दाह में जल जाए। उसके बोले से धुने बने और अबोले से शांति झरे। कुछ था ऐसा उसके पास जिससे ईर्ष्या होती थी ईश्वर को, और वह अक्सर गिर जाता था अपनी जगह से। उसका गेंडा डायना के बचपन से ही जारी रहा। किंग्सलैंड के सिल्फ्रिल्ड स्कूल और बाद में नॉर्फलॉक के रिडल्सवर्थ हॉल स्कूल तक पहुंचते उससे घर छूट गया। बचपन में ही माँ बाप के अलगाव को झेलने वाली यह नन्ही परी पिता की थपकियों और माँ के दुलार से दूर बोर्डिंग स्कूल की ननों के साथ ही जीती रही। यहीं से डायना के भीतर प्यार की तड़प पैदा हुई जो ता जिंदगी चलती रही। यहीं से उसके मन में उनके लिए कुछ करने की करुणा पैदा हुई, जिनके भाग्य में ईश्वर किसी नाराजगी के चलते केवल बुरे दिन ही लिखता है। यहीं से उसके मन में कोई ऐसा काला गुलाब खिला जिसका पीछा करते हुए उसे लगा कि एक दिन तो वह मिल ही जाएगा।
यहीं से उसके मन में यह साफ हो गया था कि मंजिल से कम नहीं होता है यात्रा का आनंद, और इसीलिए वह हमेशा पहियों पर रही, घूमती रही और पहियों पर से ही विदाई ली। 20 साल की उम्र ने ही उसे दुनिया के सबसे पुराने, बड़े, शक्तिशाली, भव्य और विश्व विजेता राजघराने की बहू बना दिया। 20 साल और 28 दिन की उम्र में जब वह बकिंघम पैलेस की बहू बनकर गई, तब उसे लगा था कि अब तक के गुमनाम जीवन, टूटते हुए दाम्पत्य, ठंडे बचपन और उदास कैशोरी के बाद उसके सपनों को पंख लगेंगे और वह सुख का काला गुलाब हासिल कर लेगी। वह आई तो दुनिया ने उसे सलामी दी, मीडिया ने सर माथे बिठाया, बकिंघम के बुर्जी ने उसे आदाब कहा, दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली राजप्रासाद के कालीनों को उसने अपने कोमल तलुओं से कृतार्थ किया। अगले ही साल उसने ब्रितानी राज परिवार को वारिस के रूप में विलियम दिया, तो उसके 2 साल बाद हैरी। 2 बेटों को जन्म देने और उन्हें पालने के बीच वह कभी मां होकर रह गई तो कभी पत्नी। कभी वह राजघराने की कुलीन बहू होकर जीती तो कभी परंपराओं से समृद्ध ऐसी स्त्री जिसके पास अपना कुछ नहीं होता, जो होता वह पति का, पूर्वजों का, सास का, बच्चों का, लोगों का। पति जो पूरा उसका नहीं था, पूर्वज जिन्हें उसने देखा तक नहीं था, सास जो संयोग से थी, बच्चे जो केवल उसके नहीं थे, लोग जो उसे केवल इसलिए प्यार करते थे कि वह राजकुमारी है। मेरा क्या है, वह सोचती, परेशान होती और फिर रातों में सुख का गुलाब उसे दिखाई देता। वह अचकचाई नींद से उठती और उसके बारे में सोचती। बाद के दिनों में पूरी सचेतनता में वह उसका पीछा करती। यहीं से एक नई डायना पैदा होती है जो पार्क हाउस, सैडिंगम, इंग्लैंड में पैदा हुई डायना से बिल्कुल अलग होती है। क्या यह अलहदा डायना ही डायना थी? एक सवाल की तरह आज भी गूंज रहा है। पति प्रिंस चार्ल्स के लिए जिंदगी के कुछ और मायने थे और डायना की डायरी में कुछ और लिखे थे। चार्ल्स के पास अपना एक आकाश था और डायना के पास अपना। दुखद तो यह था कि दोनों के आकाशों में चांद तक भी कॉमन नहीं था। इसीलिए डायना टूटनी शुरू हुई। उसे राजकुमार नहीं चाहिए था जो दुनिया के सबसे बड़े, भव्य और ताकतवर राजघराने का वारिस था। उसे वह सेलिब्रिटी हस्बैंड भी नहीं चाहिए था जो कम बोलता था, हर समय अपनी दुनिया में रहता था और केवल तस्वीर खिंचवाते समय मुस्कुराने की जहमत उठाता था। उसे वह मर्द भी नहीं चाहिए था जिसके पास उसकी अपनी औरतें होती थीं और उसमें पत्नी शामिल नहीं होती थी। उसे वह पति नहीं चाहिए था जो केवल उसके बच्चों को अपना नाम देता हो। उसे वह पुरुष चाहिए था जो मनुष्य हो, जो उसकी धड़कनों को सुन सके, करवटों का ख्याल रखे और खुशनुमा मौसम की तरह साथ रहे। उसे एक प्रेम करने वाला संवेदनशील प्रेमी चाहिए था जिसके पास करुणा से पहुंचती सहानुभूति हो, आल्प से ऊंचा प्रेम हो और काले सागर से भी गहरी प्रेम की प्यास हो। उसे पति के साथ रहकर पहचाना जाना पसंद नहीं था, बल्कि उसे अपनी पहचान चाहिए थी। उसके पास जिंदगी का अपना एक नक्शा था और उसमें एक भरे पूरे और केयरिंग पति की जगह खाली थी। इसी खाली जगह को वह नापसंद करती थी। दरअसल
उसे जिंदगी में खांचे नापसंद थे। वह जानती थी कि एक बार मिला जीवन अंततः नाशवान है। जब पिछला जन्म ही याद नहीं है तो अगले में यह कैसे याद रहेगा। खांचों के साथ क्यों जिया जाए और क्यों न सुख के काले गुलाब की खोज की जाए। लिहाजा उसने अपने भीतर की डायरी में खींचे गए नक्शे के हिसाब से जीना शुरू किया। फिलिप डूने, डेविड वाटरहाउ और जेम्स गिल्बे के साथ उसके दोस्ताना संबंधों की खबरें पहले से बाहर आने लग गई थी। घुड़सवारी के ट्रेनर मेजर जेम्स हैविट को उसने अपने दिल के दालान में सुस्ताने दिया। हैविट के बाद अन्ना पास्टरनाक की किताब ए वुमन इन लव में इस प्रेम कथा का बखान किया। फिर बैरी मेनाकी नाम के बॉडीगार्ड को उसने अपने मन के मूढ़े पर बिठाया। उसके बाद ओलिवर हार्वे नाम के रग्बी खिलाड़ी, विल कार्लेग और पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान तक से उसने अपने मन के तार मिलाए, क्योंकि सुख का काला गुलाब था जो उसे चैन से नहीं बैठने दे रहा था और उसे विवश कर रहा था कि वह उसका पीछा करे। प्रेम पाने की मूसलाधार बारिशों के इन्हीं दिनों में ब्रितानी टैबलॉइड के कॉलम निगारों और रिपोर्टरों ने इसे स्कैंडल की तरह बेचना और बाजार बनाना शुरू किया। यही वे दिन थे जब डायना को लगा कि यह क्या बात हुई। मेरी हर घटना को सिर्फ इसलिए सुना पढ़ा देखा जा रहा है कि मैं राजकुमारी हूं, और इस तरह उसने अपना चोला बदल दिया। 29 जुलाई 1981 को हुआ उसका विवाह 9 दिसंबर 1992 में टूट गया तो उसने खुद को आजाद महसूस किया। 17 करोड़ पाउंड के मुआवजे के साथ जब वह प्रिंस से अलग हो गई, तब भी प्रिंस ने उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रिंस चार्ल्स ने टीवी पर जोनाथन डिब लवे से अपने साक्षात्कार में यह स्वीकार किया कि उनके विवाहित संबंध रहे थे। ऐसी बातें जब प्रिंस बार बार दोहराने लगे, तब डायना ने चार्ल्स की पुरानी प्रेमिका कैमिला पार्कर बाउल्स, जो बाद में उनकी ब्याहता हो गई, की ओर इशारा करते हुए कहा कि शादी के बंधन में हम 3 लोग थे। यही नहीं, पत्रकार एंड्रयू मार्टन की पुस्तक में भी उन्होंने हल्का सा संकेत दिया कि एक अपमानित महिला की तरह वह प्रतिशोध से भर गई थी। नए चोले में डायना और भी सुंदर होकर महल से बाहर आने लगी। टूटते हुए दाम्पत्य की यह बेटी, जिसका बचपन ही ननों की गोद में बीता, करुणा की कंदील के साथ दुनिया के अंधेरे में दाखिल होने लगी। हर उस जगह तक वह जाने लगी जहां जाने से आमतौर पर बड़े लोग गुरेज करते हैं। कभी वह एड्स पीड़ितों के अस्पतालों में जाती तो कभी अनाथालयों में। कभी वह स्पौष्टिक बच्चों के लिए अपनी ड्रेस बेच देती तो कभी रत जगह कर अपने हाथ से कार्ड बनाती और उन्हें नीलाम करती ताकि किसी चिल्ड्रन असाइलम के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। इमरान खान के पाकिस्तान में बनने वाले कैंसर अस्पताल से लेकर दक्षिण अफ्रीका के कुष्ठ रोगियों तक के बीच वह पूरे जोश से जाती रही। तलाक के बाद जब उसका ऑफिशियल हर हाइनेस वाला संबोधन खत्म हो गया तो वह जनता की राजकुमारी बनने निकल पड़ी और उसमें वह कामयाब भी रही। पूरी दुनिया को उसने बताया कि वह केवल सुंदर स्त्री ही नहीं है, बल्कि उसके पास एक स्त्री के भीतर वाली करुणा, उदारता, प्यार, सहिष्णुता और सादगी भी है। एक औरत ही मां बन सकती है और मां कुछ भी दे सकती है, किसी को भी। एड्स ट्रस्ट के साथ उनके काम से एटलांटिक पार तक के उदारवादियों की उसे सहानुभूति मिली तो लेप्रोसी ट्रस्ट
उन्हें मदर टेरेसा के नजदीक ले आया। बारूदी सुरंगों के खिलाफ ब्रिटिश रेड क्रॉस के चलाए अभियान में उनकी भागीदारी के लिए आज भी दुनिया में उन्हें श्रद्धा से याद किया जाता है। उनकी पवित्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस ब्रितानी परिवार में हाथ मिलाते समय राजघराने के लोगों को दास्ताने पहनने जरूरी था, उसी में विद्रोह करते हुए उसने कभी भी लोगों से हाथ मिलाते समय दस्ताने नहीं पहने। एक औरत जिसने हमेशा ही अपने पति को कितनी ही औरतों के साथ बांटा हो, कितनी अतृप्त हो सकती है, डायना की जिंदगी से सहज ही जाना जा सकता है। डायना की प्रेम की प्यास भी सहरा की तरह बहुत गहरी और बहुत पुरानी थी। दुनिया के लिए काम करते हुए भी वह अपने मन की आवाज को पूरी शिद्दत से सुनती थी और उसका कहा भी मानती थी। इन्हीं दिनों की उपज था हैरोड्स स्टोर के मालिक मोहम्मद अल फयाद का 41 साल की उम्र वाला लड़का डोडी फयाद। डोडी ने डायना की स्केच बुक में रंग भरकर उसे श्वेत श्याम से रंगीन बना डाला। वह उसके मन के पास जाकर फुसफुसाता कि प्रेम की राजकुमारी, मैं आ गया हूं, मैं बारिश हूं, मुझ में भीग जाओ, मैं दूध हूं, चीनी की तरह घुल जाओ मुझ पे, मैं दरिया हूं, डूब जाओ, मैं हवा हूं, सवारी करो, मैं नींद हूं, सपने की तरह उतर जाओ। 24 फरवरी 1981 का दिन था जब बकिंघम पैलेस ने ब्रिटिश राज सिंहासन के उत्तराधिकारी और देश के सबसे सेलिब्रिटी दर्जा पाए वर प्रिंस चार्ल्स से उनकी सगाई की घोषणा की थी। उतना ही महत्वपूर्ण वह आखिरी दिन भी था जबकि डायना भूमध्य सागर में एक जलपोत में डोरी के साथ छुट्टियां बिताकर सर्डिनिया से पेरिस लौटी थी और 1,30,000 पाउंड की डोडी की डी अंगूठी अनामिका में पहन रखी थी। शाम को डायना ने डेली मेल के पत्रकार रिचर्ड के को फोन करके यह बता भी दिया कि अब उनके जीवन में फिर से तब्दीली आने वाली है और वह प्रेम के दिनों में है। उधर डोडी ने भी अपने चचा और कुबेरपति हसन यासिन को फोन करके कहा कि वह डायना के साथ शादी करने जा रहा है और जल्द ही वह खबर भी कर देगा। लेकिन नियति को शायद मंजूर नहीं था और एक सफर आखिरी सफर होकर रह गया। पूरी जिंदगी सवाल उठाने वाली डायना की मौत ने भी ईश्वर से उसके न्याय और तार्किकता के सवाल उठाए तो मीडिया से यह सवाल उठाया कि क्या खबर की निजता के गर्भ को चीरा जा सकता है? खबर के लिए किसी की हत्या की जा सकती है? या मनुष्य की केवल न्यूज वैल्यू ही होती है? जीवन जीने के लिए मीडिया के लाइसेंस की जरूरत होती है। ये मीडिया के पपराजी ही थे जिन्होंने सुरंग में भी तस्वीरें हासिल करने का मोह नहीं छोड़ा और कार को अनियंत्रित करवाकर ऐतिहासिक दुर्घटना घटित करवा दी। वैसे ब्रिटेन में प्रेस का एक तबका आज इतने सालों बाद भी यह कहता है कि यह एक सुनियोजित हत्या थी ताकि ब्रितानी राजमहल की कथित कुलीनता को साधारणीकृत होने से बचाया जा सके। 31 अगस्त 1997 एक काले दिन की तरह डायना को प्रेम करने और श्रद्धा से याद करने वाले लोगों के लिए काला दिन होकर रह गया। दुनिया के तमाम दैनिकों की यह पहली खबर थी कि जनता की राजकुमारी नहीं रही। सेंट जेम्स पैलेस जहां डायना का शव रखा गया था, केंसिंगटन पैलेस डायना का सरकारी आवास और बकिंघम पैलेस महारानी का निवास के दरवाजे पुष्प गुच्छों से अटे पड़े थे।
5 दर्जन कंडोलेंस बुक्स भी कम पड़ गई थी। केंसिंगटन पैलेस से वेस्टमिनिस्टर एबे तक का पूरा रास्ता फूलों और आंसुओं से लबालब था। अखबारों में जितना डायना की मौत के बारे में लिखा गया, किसी के बारे में नहीं लिखा गया। उसकी जितनी तस्वीरें खींची गई, किसी की नहीं खींची गई। जितने विशेषांक उस पर आए, किसी के नहीं आए। कुल जमा एक ऐसी अप्रतिमता उसे मिली जिसकी वह हकदार थी। आज डायना नहीं है, लेकिन इस बात के सबूत हैं कि कोई परी यहां से गुजरी थी। परी जिसे प्रेम और सुख का काला गुलाब चाहिए था। परी जिसे लोगों में मुस्कान और प्यार बांटना था। परी जिसने ईश्वर की नाराजगी और ईर्ष्या के बाद भी यह सिद्ध कर दिया कि कोई बगैर उसके भी जी सकता है मनुष्य होकर। प्रेम की रानी, जनता की राजकुमारी को सलाम। सलाम डायना, सलाम।